हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 9वां वीडियो है और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है जल के बारे में, H2O के बारे में। तो H2O के बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे। आप अपनी नोटबुक पे जल्दी से हेडिंग लिख लो, जल या H2O। हालांकि आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th इन सभी क्लासेस में जल के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है, पर हमें जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ बातें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप एक हेडिंग लिख लो, जल। जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ये तो सबको पता ही है। आप वाटर भी लिख सकते हो और इसका अणुसूत्र भी लिख लो H2O। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये जो है एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी जल क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। इसे आप हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, भारात्मक अनुपात, भारात्मक अनुपात, वो होता है 1:8। ठीक है, कैसे? देखो, H2O, 2 हैं हाइड्रोजन, परमाणु भार 1 है ऑक्सीजन, परमाणु भार 16। तो 2:16 ही तो हुआ, और आपको पता है 2 × 2 2 8 16, तो 1:8 आया ना। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1:8 होता है। पर कभी कभी हमारे से कोई पूछ लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप आयतनात्मक अनुपात बताओ। आयतनात्मक अनुपात। तो यदि किसी ने आयतनात्मक अनुपात पूछ लिया तो क्या बताएंगे हम? तो हम बताएंगे कि भाई H2O है, 2 मोल तो हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का है, तो 2 आयतन अनुपात 1 आयतन। तो कोई आयतनात्मक अनुपात पूछेगा तो 2:1 बताना है, भारात्मक अनुपात पूछेगा तो 1:8। अब हम बात करेंगे जल के स्रोत की, कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखी हैं। ठीक है, जल के स्रोत, जल के स्रोत के भी तो लिखना है। वैसे तो ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, जल स्रोत लिखोगे तब भी काम चलेगा। जल के स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं, सारे पता हैं आपको। जैसे मैं कहूँ कुएं, समुद्र, नदी, वर्षा। कुएं से भी हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, समुद्र से भी जल प्राप्त होता है, नदी से भी जल प्राप्त होता है, वर्षा से भी जल प्राप्त होता है, और भूमिगत जल तो है ही। तो बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जल के, ये ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, इस पे चाहे चंद्रबिंदी लगा लो आप, ये सब जल के स्रोत हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जल के अणु की संरचना का।
कि जल के अणु की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा सीख लो आप बस, कि जल के अणु की संरचना H2O की संरचना कैसी होती है। हालांकि मैंने पहले भी आपको समझा रखी है संरचना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4, यही तो होगा। और H2O में एक तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। तो इससे हमें एक बात पता चली कि यहाँ ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये तो पहली कक्षा है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेंगे, बंध बनाने की क्रिया में भाग ले लेंगे हाइड्रोजन के साथ, और अब बचे 6 में से 2 गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह ऊपर पड़े रहेंगे लोन पेयर के फॉर्म में। तो आपको इस बात का भी पता है कि भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को खिंचे हुए होंगे, ऑक्सीजन की, और इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को आंशिक रूप से विस्थापित होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, 2 इकाई आंशिक ऋणावेश, और यहाँ हाइड्रोजन पर आ जाएगा 1 इकाई आंशिक धनावेश और 1 इकाई आंशिक धनावेश। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये 104.5 डिग्री का होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जो बॉन्ड की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई, ये होती है 95.7 पिकोमीटर। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 95.7 पिकोमीटर, ये इस बॉन्ड की लंबाई है। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको पूछ लूँ कि चलो केंद्रीय धातु परमाणु पर मुझे यूँ बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर, तो आप कहोगे कि सर बॉन्ड पेयर एक तो ये है बॉन्ड पेयर और एक तो ये है, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर कितने हैं फिर, लोन पेयर इसके ऊपर कितने हैं, एक तो ये पड़ा लोन पेयर, एक ये। लोन पेयर को हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2। तो कक्षक कितने हुए, कितने कक्षक हुए जो संकरण की क्रिया में भाग लेंगे, 2 और 2 4। और जब 4 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे तो संकरण कौन सा होगा, इन 4 कक्षकों में से एक कक्षक तो होगा S का और 3 कक्षक होंगे P के। तो संकरण होगा sp3। कैसा संकरण होगा, sp3। ठीक है। अब sp3 संकरण में आकृति होनी चाहिए चतुष्फल की है, या ज्यामिति होनी चाहिए चतुष्फल की है, पर जल के अणु की ज्यामिति चतुष्फल की नहीं होती है, क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर इसके सिर पे रखे हुए ना, ये दोनों लोन पेयर इसकी आकृति को बिगाड़ देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसका इन दोनों का आपस में प्रतिकर्षण और इसका बॉन्ड पेयर पे और इसका बॉन्ड पेयर पे जो प्रतिकर्षण लगता है, वैसे तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, पर 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया। देखो 104.5 डिग्री हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करा। इसका प्रतिकर्षण यहाँ लगा और यहाँ लगा, तो इसलिए आकृति इसकी चतुष्फलकीय नहीं होती है, इसकी आकृति होती है वी रूपी या वी शेप। देखो उल्टा वी तो बना हुआ है, तो वी रूपी इसकी आकृति होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पहले इसे लिख लो, अच्छा पोज करके लिख लो, फिर बताता हूँ। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया, ठीक है। ये जो जल के अणु होते हैं ना, ये जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, क्योंकि जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक होती है, बहुत अधिक। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक हेडिंग लिख लो, नोट,
हालांकि मैंने पहले भी इन चीज़ों को सिखा रखा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिखा रखा है ना। यदि मैं जल का एक अणु बनाऊं H2O ये, और जल का एक अणु और बनाऊं H2O, ये जल के मैंने कुछ अणु बना दिया H2O, ठीक है, एक लाइन में ही बना दिए। वैसे जब किसी बर्तन में आप पानी भरोगे तो जरूरी नहीं कि सारे अणु एक ही लाइन में होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, पता है आपको इस बात का। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ सरके हुए होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर 2 इकाई ऋणावेश, हाइड्रोजन पर 1 इकाई आंशिक धनावेश, तो 1 इकाई आंशिक धनावेश। इसी तरीके से यहाँ लिख दिया डेल पॉजिटिव 2 डेल नेगेटिव, यहाँ लिख दिया हमने डेल पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव कह दो 2 डेल नेगेटिव, यहाँ लिख दिया डेल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और 2 डेल नेगेटिव। तो अब देख लो आप, यदि आप इस ऑक्सीजन परमाणु को देख रहे तो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 इकाई ऋणावेश और ये धनावेश, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपस में जुड़ रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये आपस में जुड़ रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये तो हमने एक सरल रेखा में 4 अणु बनाए और उनके बीच आपको दिखाया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम जो है, जो डॉटेड लाइन से है, इसका नाम है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब यदि कोई मेरे से पूछता है कि आप बर्फ की संरचना के बारे में बताओ कुछ, तो मैं बताऊंगा कि बर्फ में जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये तो हमने एक लाइन में बताया हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि मैं आपको यूं कह दूं कि इसके नीचे जो है मैं और ज़्यादा बना दूं, क्या और ज़्यादा बना दूं, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। यहाँ बना रहा H2O, H बना दिया H2O, और यहाँ भी बना दिया H2O, इस तरीके से समझ रहे हैं ना आप, और यहाँ भी बना दिया HOH, और यहाँ भी बना दिया HOH। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप। तो मैंने 2 लाइनें बना दी, और अब आपको पता है कि भाई इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा, यहाँ लिख देता हूँ इधर 2 डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हैं और ये है डबल नेगेटिव। डेल लिख लेना अपने आप, पॉजिटिव पॉजिटिव डबल नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव डबल नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ आप, यदि मैं कह दूं कि ये जो है हमारे पास जल को ठंडा करके बर्फ में आपने बदल दिया, तो ये सारे अणु अपनी जगह क्या हो जाएंगे, फिक्स। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि 2 इकाई आंशिक ऋणावेश है इसके ऊपर, और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए और ये बर्फ़ है, इसमें सारे H2O के अणु गति करना सबने बंद कर दिया, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ बीच की जगह देखो, ये इस जगह को देखो, यूँ बताओ ये क्या बना है, खाली जगह है, इसमें बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो इस खाली जगह को हम कहते हैं वायु कोश। क्या कहते हैं, एयर चैम्बर कह दो या वायु कोश कह दो। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये बन गया वायु कोश। तो यदि बर्फ की संरचना को आप देखोगे तो बर्फ की संरचना में जल के बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जरूरी नहीं कि सारे वायु कोश ऐसे ही बनेंगे, ऐसे घनाकार या घनाभ के आकार के। वायु कोश तो किसी भी आकृति का बन सकता है। हमें यूँ पता है कि जब जल को आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने से वो ठोस अवस्था में बदलेगा, और उसके ठोस अवस्था में बदलते समय जो जल के अणु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी खत्म, और उस स्थिति में रह गए
तो वे जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के कारण उनमें बन जाएंगे बहुत सारे वायु कोष। जैसे यहाँ तो सारे वायु कोष एक जैसे बना के दिखाए मैंने आपको, ठीक है। और जब वायु कोष बनेंगे तो उनके अंदर हवा भरेगी, इसलिए बर्फ का घनत्व होता है कम पानी से। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जल से कम होता है, ठीक है। तो आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो। कैसे करके देख सकते हो? पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, बर्फ की संरचना में क्या खासियत है। बर्फ की संरचना, बर्फ की संरचना में आप जो मैंने ऊपर चित्र आपको समझाया इसे बना के आ सकते हो। आप एक बर्तन लो, उस बर्तन में पानी भरो और निशान लगाओ कांच के बर्तन में कि यहाँ तक पानी भरा आपने। थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना, पूरा नहीं भरना है उसे लबालब, और फिर उसे रख दो फ्रीजर में। जब बर्फ़ जमेगी ना तो जहाँ आपने निशान लगाया उससे ऊपर तक जमेगी। हालांकि ठोस का घनत्व तो कम होना चाहिए। जब ठोस है तो उसके अणु तो पास पास आ जाते हैं। सबने पढ़ रखा है कि द्रव के अणु होते हैं दूर दूर, ठोस के होते हैं पास पास। तो जब पानी से बर्फ बनता है तो वो तो और नीचे जाना चाहिए लेवल उसका, पर जब पानी से बर्फ बनता है तो लेवल उठता है ना कि नीचे जाता है। और लेवल यदि उठ रहा तो साफ बात है कि अंदर क्या बन रहे, वायु कोष, घनत्व कम हो गया। और वायु कोष क्यों बन रहे? इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बन रहे। तो बर्फ की संरचना में आप इस चित्र को बना सकते हो। और यदि कोई आपसे पूछता है कि बर्फ की संरचना में क्या खासियत है, ठीक है, तो आप बताओगे कि बर्फ की संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वायु कोष बनते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण, बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वायु कोष, एयर चैम्बर, वायु कोष बनते हैं। अतः बर्फ का घनत्व कौमा जल से कम होता है। आप बर्फ को पानी में डाल के देखो, पानी में डूबती तो नहीं है, तैरती रहती है ऊपर। इसलिए तो तैरती है क्योंकि घनत्व क्या है, कम है। ठोस है फिर भी कम है। अब एक हेडिंग लिख लो आप, भौतिक गुण। जल के कुछ भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। भाई बर्फ भी तो जल का ही रूप है, जल का ठोस रूप है बर्फ। चलो भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण में, जल के भौतिक गुण में नंबर 1, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव। ये तो पता ही है आपको, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं पहले भी। रंगहीन, गंधहीन, कोमा स्वादहीन द्रव। एक तो ये गुण याद रखना है आपको। नंबर 2, जल कैसा होता है, पारदर्शी। जल जो शुद्ध जल होगा उसके आर पार तो आप देख लोगे ना। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण बताता हूँ फिर। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। अच्छा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है ना। इसका कारण भी यही है कि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो जल है H2O और जल का ही भाई है H2S। H2S क्या है? गैस। H2S तो गैस है और H2O क्या है? द्रव। तो H2S गैस है तो H2O द्रव क्यों हो गया? द्रव इसलिए हो गया, वैसे तो H2O को भी गैस ही होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन तो और ग्रुप में ऊपर है, सल्फर से भी ऊपर, तो H2O को तो गैस ही होना चाहिए था। जब H2S गैस है तो होना तो चाहिए था गैस, है द्रव। क्यों है? क्योंकि H2O में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं को पास पास ला के रखते हैं, जिसके कारण वो गैस अवस्था में नहीं रहता। वे हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो जल के अणुओं को जोड़ के रखते हैं।
और जब जल के अणुओं को जोड़ के रखेंगे तो जल के अणु पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो वो गैस अवस्था में रह ही नहीं सकता है, वो तो द्रव अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो आपस में जोड़ने के कारण ही जल का जो वाष्प दाब है वो भी कम होता है। जल का वाष्प दाब कम इसी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और क्वथनांक इसीलिए ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और जल जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका कारण भी यही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये भी गैस हुआ करता। तीसरे नंबर पे हम जल की प्रकृति की बात करेंगे। जल की प्रकृति होती है उदासीन, ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय। ठीक है, चौथी बात, जल का जो परावैद्युतांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी आयनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता, आयनों को दूर हटाने की क्षमता, इसका परावैद्युतांक होता है 80। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यह उत्तम विलायक है, इसलिए यह एक उत्तम माने बहुत अच्छा विलायक है। तो जल एक बहुत अच्छा विलायक इसलिए है क्योंकि इसका परावैद्युतांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है 80, जो सामान्य विलायक है हमारे इर्द गिर्द। आते हैं नंबर 5 पर। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल का क्वथनांक, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल का क्वथनांक होता है उच्च। ध्यान रखना, जल का क्वथनांक अधिक 100 डिग्री सी क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जल का अधिकतम घनत्व जो है ना, जल का अधिकतम घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सब। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर। जल का सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। और कितना होता है, जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम भार या द्रव्यमान होगा। ठीक है, नंबर 7, 7वां गुण, जल की जो आपेक्षिक ऊष्मा है, आपेक्षिक ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा जो 1 मोल से प्राप्त होती है या 1 मोल अवशोषित करता है, कौमा चालकता, जल की जो चालकता है, चालकता में भी विद्युत चालकता की बात कर रहे हैं हम, या तापीय चालकता की बात कर लो, चलो ठीक है। विद्युत चालकता तो इसकी कमी होगी, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कभी कंफ्यूजन हो जाए। तापीय चालकता यानी ताप को ग्रहण या ले जाने की क्षमता, ग्रहण करने की या ले जाने की क्षमता ऊष्मा को। पृष्ठ तनाव, ये 3 गुण ध्यान रखने हैं। पृष्ठ तनाव, जल की आपेक्षिक ऊष्मा, चालकता में तापीय चालकता की बात कर रहे हैं हम, पृष्ठ तनाव, ये तीनों गुण अन्य द्रवों से अधिक होते हैं, अन्य द्रवों से अधिक। ये तीनों गुण दूसरे द्रवों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, दूसरे द्रवों से अधिक होते हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। 8वां गुण, विद्युत का होता है कुचालक। भाई जो शुद्ध द्रव है, मैंने आपको पहले भी बताया, शुद्ध द्रव विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा ध्यान रखनी है आपको। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी। उसके बाद नंबर 10, एक ध्यान रखना है, जल का
कैलोरी को ऐसे लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल होता है 1 गुणा 10 की घात -14। ये भी सिखा रखा आपको, 1 गुणा 10 की घात -14। और एक बात ध्यान रखनी है कि द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है 1.85 डायोप्टर। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो जल के बारे में ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ये जो भौतिक गुण हमने पढ़े हैं यहाँ तक, कल हम पढ़ेंगे जल के रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।